हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जीके स्टडी इजी ट्रिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इस टॉपिक पर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1914 से लेकर 2020 तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाइना काफ़ी लंबे टाइम से भारत के बॉर्डर पर अपना हक जताता आया है और भारत काफ़ी लंबे टाइम से अपने बॉर्डर को चाइना से सिक्योर करते हुए आया है। ये जर्नी काफ़ी लंबे सालों से चली आ रही है। इस पर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग हम करेंगे 1914 से। यह है भारत और चाइना का मैप। इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं 2014 से, जब मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। और मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी 1914 में, और ये रेखा निर्धारित की गई थी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये वाली, ये एक्चुअल मैकमोहन रेखा है। इसको चाइना ने आज तक स्वीकार नहीं किया है। चाइना ने स्वीकार किया है इस रेखा को, यह है एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको एलएसी बोलते हैं। ये चीन ने 1993 में आधिकारिक तौर पर इसको अपना बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। इसकी लंबाई है 4056 किलोमीटर। ये फोटो है हेनरी मैकमोहन की। इन्होंने 1914 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच में सीमा निर्धारण के लिए एक सम्मेलन किया जिसका नाम था शिमला सम्मेलन। इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार थे सर हेनरी मैकमोहन, और इसी वजह से इस सीमा का नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत ये अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए, और इस सीमा रेखा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन चाइना ने इसे आज तक स्वीकार नहीं किया। ये फोटो है शिमला सम्मेलन की, और ये है हेनरी मैकमोहन। और ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, ये है तिब्बत का ग्रुप और चाइना का ग्रुप, जो अलग अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे उस समय। मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में सीमा रेखा के रूप में परिभाषित किया गया, और इसे तवांग सहित भूभाग ब्रिटिश भारत के अधीन में आ गया। यहाँ पर तवांग है, ये भारत के अधीन में आ गया। इसे चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, और 1962 के भारत और चीन के युद्ध में चीन ने तवांग सहित नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसका नाम है निफा, इसके ऊपर कब्जा कर लिया, और चीनी सेना तेजपुर तक पहुंच गई जो असम में स्थित है। उस टाइम चाइना अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गया और तवांग पर अपना दावा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया, और ये अभी भारत के अंडर में है। जब तवांग भारत के हिस्से में आ गया तो चाइना ने वापस तवांग लेने के लिए भारत को एक ऑफर दिया, और यहाँ पर ईस्ट में एक जमीन देने के बदले में तवांग को वापस देने के लिए भारत को कहा, लेकिन भारत ने ये ऑफर ठुकरा दिया। भारत ने ये ऑफर इसलिए ठुकराया क्योंकि तवांग बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, और यहाँ पर छठे दलाई लामा की जन्मस्थली भी है। 1959 में तिब्बत में स्वायत्तता की मांग को लेकर एक आंदोलन हुआ, और 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने तवांग रास्ते से भारत आ गए। यह है तिब्बत के 14वें दलाई लामा, इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो, और ये 1959 में इंडिया में आए, और इनको धर्मशाला में रुकवाया गया जो हिमाचल प्रदेश में है। यह है तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, ये 14वें दलाई लामा है, और ये 1959 में तवांग के रास्ते भारत में एंटर हो गए। तब से चीन दलाई लामा को चीन विरोधी बताते हुए आ रहा है, और भारत ने दलाई लामा को भारत में राजनीतिक गतिविधि शुरू न करने की हिदायत के साथ ही अतिथि के रूप में धर्मशाला में रहने का स्थान दिया जो हिमाचल में स्थित है। हाल ही में दलाई लामा ने तवांग की यात्रा की, और बौखलाए चीन ने बीजिंग में भारतीय राजदूत से आपत्ति जताते हुए यहाँ तक कह दिया कि इससे द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर क्षति उठानी पड़ेगी। दलाई लामा सम्मानित धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हैं,
और भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश होने के नाते धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। एक तरफ चीन को यह डर सता रहा है कि दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी अरुणाचल प्रदेश से चुन लिया तो तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन एक नए नेतृत्व में चला जाएगा। इससे भारत को मनोवैज्ञानिक लाभ होगा और दूसरी तरफ तवांग का सामरिक महत्व भी है। आगे बात करने से पहले हम तिब्बत पर एक नज़र डाल लेते हैं। तिब्बत मध्य एशिया की उच्च पर्वत श्रेणी कुलन-कुल और हिमालय के मध्य में स्थित है और ये 16,000 फीट की हाइट पर स्थित है। 7वीं शताब्दी से पहले ही बौद्ध धर्म का प्रचार होना शुरू हो गया था और तिब्बत में शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 में शुरू हुआ और यहाँ पर मंगोलों का अंत 1720 तक चीन के माचो शासन द्वारा किया गया। तत्कालीन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त की और वे तिब्बत पर भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। सन 1788 से 1792 में अंग्रेजों और गोरखों के मध्य युद्ध हुआ और अंग्रेज यहाँ पर अपने पैर जमा नहीं सके। तिब्बत ने 19वीं शताब्दी तक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थिर रखी। इसके बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने अधिकार कर लिया और सिक्किम पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तिब्बत को कई बार नेपाल से भी युद्ध करने पड़े और नेपाल तिब्बत के दक्षिण में स्थित है। इस युद्ध में नेपाल ने तिब्बत को हरा दिया और इन दोनों देशों के मध्य में एक संधि हुई और संधि के मुताबिक तिब्बत को हर साल नेपाल को 5,000 नेपाली रुपया हर्जाना भरना होगा। हर्जाने से परेशान होकर तिब्बत ने चीन से मदद मांगी और चीन ने नेपाल को हरा दिया। चीन की मदद से तिब्बत ने नेपाल से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन इसके बाद में 1906 से 1907 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया और याटुंग ग्यात्से और गरटोक में अपनी चौकियां स्थापित कर ली। 1912 में चीन से माचो शासन का अंत होने के साथ ही फिर से तिब्बत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सन 1913 और 14 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों की शिमला में बैठक हुई। इस पर विशाल पठारी राज्य को विभाजित कर दिया और 1933 में 13 दलाई लामा की मृत्यु के बाद में धीरे धीरे चीनी घेरे में ये वापस आने लगा। 1940 में 14वें दलाई लामा ने शासन संभाला और 1950 में जब वे सार्वभौम सत्ता में आए तो चीन के पछिन लामा के चुनाव में दोनों देशों में तनाव उत्पन्न हुआ। चीन को अटैक करने का बहाना मिल गया और 1951 में चीन ने तिब्बत पर वापस अपना अधिकार कर लिया। चीन के अधिकार के साथ ही चीन ने तिब्बत में भूमि सुधार कानून और दलाई लामा के अधिकारों में कटौती कर दी, जिसके कारण वहां पर असंतोष की आग सुलगने लगी। 1956 से लेकर 1959 तक जोरों की आग भड़की, लेकिन चीन ने इसे अपने बल प्रयोग द्वारा दबा दिया। अत्याचारों हत्याओं के उस दौर में दलाई लामा किसी तरह से बचकर नेपाल पहुंचे। फिर वहां से वे भारत आए। अभी वे भारत में बैठकर चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। 1962 के वॉर से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी और ये घटना घटी 1955 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नेहरू जी को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक ऑफर मिला, लेकिन नेहरू जी ने ये ऑफर ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ये सीट पहले चीन को दी जाए, नहीं तो ये सीट भारत नहीं लेगा। और ये कहते हुए नेहरू जी ने ये सीट ठुकरा दी। 2004 में द हिंदू ने भी अपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पब्लिश की थी और शशि थरूर जी ने भी इस न्यूज़ का हवाला देते हुए ट्वीट किया था। मार्च 2019 को बीबीसी न्यूज़ ने भी ये बात अपनी साइट पे पब्लिश की थी। और उसी दिन 14 मार्च 2019 को अरुण जेटली जी ने भी ये बात कही थी कि एक ही आदमी ने कश्मीर और चाइना पर गलती कर दी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ 1945 में तो भारत गुलाम था, तो गुलाम भारत में नेहरू जी ये ऑफर कैसे ठुकरा सकते थे। लेकिन 1950 के दशक में भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में चीन को शामिल किए जाने का बड़ा समर्थक था। पहले यह सीट ताइवान को दी जाने वाली थी, लेकिन नेहरू जी ने चाइना का समर्थन किया, जिससे 1955 में चाइना सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया। नेहरू जी ने सोचा कि चाइना एक उभरती हुई शक्ति है और चाइना से इंडिया की दोस्ती से भारत और आगे जा सकता है, भारत प्रोग्रेस कर सकता है। नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर जोर दिया, लेकिन नेहरू जी को क्या पता था चाइना किसी का दोस्त नहीं बन सकता
और 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। चाइना के पास काफ़ी बहाने थे भारत से युद्ध करने के लिए। बॉर्डर का बहाना था, तिब्बती विद्रोह था, दलाई लामा को शरण देना था और भी काफ़ी बहाने थे चीन के पास। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी उस टाइम। जब नेहरू जी ने ये सोचा कि देश को युद्ध से ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है और उन्होंने मिलिट्री के बजट को कम कर दिया और देश का जीडीपी 2.9 था और जनसंख्या 47 करोड़ थी 1962 में। तो उन्होंने चीन की जो चाल थी वो समझी नहीं और वो उस चाल को समझने में असफल रहे। 1962 के युद्ध में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों मोर्चों से एक साथ अटैक किया। उस टाइम न्यूज़पेपर में भी आया था कि चाइना ने दोनों फ्रंट से अटैक कर दिया, लद्दाख और अरुणाचल से। निफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 20 अक्टूबर 1962 चाइना मिलिट्री ने मैकमोहन और लद्दाख के पार आकर अटैक स्टार्ट किया और चीनी सेना ने भारत के दोनों मोर्चों पर एक साथ अटैक किया और वो भारत की सेना से ज़्यादा अच्छी साबित हुई। इस युद्ध में चाइना ने रेजोंगला और तवांग यहाँ पर अवैध कब्जा कर लिया और चाइना ने 20 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और भारत को 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाइना को देना पड़ा, जिसे अक्साई चीन बोलते हैं। युद्ध के दौरान नेहरू जी ने सेना का मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सोचा जब हम सेना का मनोबल बढ़ाएंगे तो सेना जीत सकती है। लेकिन भारत के पास 12,000 सैनिक थे और चाइना के पास 80,000 सैनिक थे और भारत के पास वेपन्स भी बहुत ही कम थे। उस समय इंडिया की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और लद्दाख में रोड भी नहीं थी और ट्रक को खींचने के लिए काफ़ी सैनिक लगते थे और ट्रक को खींच कर वो ले जाते थे। इंडिया के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, तोप भी वो छोटी वाली थी और भारत के सैनिकों के पास में ये वाली गन हुआ करती थी। इसमें एक कारतूस भरने के बाद में फायर होता था, फिर दूसरा कारतूस भरते थे, फिर फायर करना पड़ता था और मशीन गन तो बहुत ही कम थी, एक या दो ही थी और 14 सैनिकों के पास में एक ही गन हुआ करती थी। तो भारत कैसे जीत सकता है? 1962 का युद्ध भारत हार चुका था और भारत में 1383 सैनिक शहीद हो गए, 1047 घायल हो गए और 1696 लापता हो गए और 3968 बंदी बना लिए गए। भारत और चीन ने ये युद्ध काफ़ी कठोर परिस्थिति में और कठोर मौसम में लड़ा और इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर यानी 14,000 हाइट पर लड़ी गई और इस प्रकार इस परिस्थिति में दोनों पक्षों के लिए रसद और अदर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और इस युद्ध में चाइना और इंडिया दोनों पक्षों द्वारा नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया। युद्ध के बाद भारतीय सेना में बहुत कुछ बदलाव किए गए। भारत के रक्षा बजट को बढ़ाया गया और भविष्य में इस तरह के युद्धों के लिए तैयार रहने के लिए ज़रूरत महसूस की गई और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन जी ने नेहरू जी को यहाँ तक कह दिया कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। नेहरू जी की काफ़ी आलोचनाएं हुई और इस युद्ध ने नेहरू जी की आशाओं को ख़त्म कर दिया और पब्लिक के द्वारा भी नेहरू जी के ऊपर हाथ उठाए गए। और आप देख सकते हैं इस फोटो में जो पीछे इनके बॉडीगार्ड हैं वो इनको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और इस युद्ध ने नेहरू जी को काफ़ी अंदर तक झंझोड़ दिया। इसके बाद भी चाइना इंडिया को काफ़ी परेशान करता आ रहा है। चाइना ने कभी मैकमोहन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने एलएसी को स्वीकार किया है
ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये मैकमोहन है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो बॉर्डर है ये 4056 किलोमीटर लंबा है और ये 3 सेक्टर में डिवाइड है। वेस्टर्न सेक्टर, इसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर आते हैं। सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इंडिया और चाइना का बॉर्डर इतना लंबा है कि इसकी मैपिंग आज तक पूरी तरह से हो नहीं पाई है, इसलिए चाइना और इंडिया की आर्मी में हिंसक झड़पें अभी तक होती आ रही हैं और ये हिंसक लड़ाइयाँ काफ़ी पहले से चली आ रही हैं और ये अभी 2020 में भी रिसेंटली हुई हैं। 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चाइना के सैनिक आमने सामने हो गए और भारत के 88 शहीद हुए और चाइना के 400 सैनिक मारे गए। और 1975 में भी अरुणाचल के तवांग में विवाद हुआ जिसमें भारतीय 4 सैनिक शहीद हो गए। फिर उसके बाद में 1987 में तवांग में फिर से भारत और चाइना के सैनिक आपस में भिड़ गए और ये टकराव तवांग के उत्तर में समदोरांग और चू इलाके में हुआ। समदोरांग चू इलाके में भारतीय इलाका है और वहां पर चाइना अपने तंबू गाड़ कर बैठ गया। भारत ने चाइना को वापस लौट जाने के लिए कहा, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं था। 1987 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया और जवानों को विवादित जगह एयरलैंड करवाया गया और भारतीय सैनिक लद्दाख से लेकर सिक्किम तक तैनात हो गए और जल्द ही दोनों देशों में बातचीत से मामला शांत हो गया। 1987 में हिंसा नहीं हुई और न ही कोई जान गई और उसके बाद में 2017 में डोकलाम में फिर दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने हो गए। 2017 में डोकलाम में चाइना और इंडिया के सैनिक आमने सामने भिड़ गए और ये दोनों 75 दिन तक आमने सामने डटे रहे। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन एरिया है और ट्राई जंक्शन उसे बोलते हैं जो 3 देशों के बीच का एक एरिया हो। डोकलाम चाइना, भूटान और भारत के बीच का एक ट्राई जंक्शन है। डोकलाम एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा जताते हैं और डोकलाम पर भूटान की दावे का भारत समर्थन करता है। जून 2017 में जब चाइना ने यहाँ सड़क निर्माण शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोका और यही इन दोनों के मध्य विवाद का कारण बना। ये डोकलाम एरिया है और यहाँ पर भूटान, चाइना और इंडिया, इन तीनों के बीच में ये एक विवादित पहाड़ी है। भारतीय सैनिकों ने चीन को सड़क का निर्माण करने नहीं दिया। भारत की दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है उसे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं और चीनी सैनिक डोकलाम का इस्तेमाल करके भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर सकते हैं। इस कॉरिडोर को चिकन नेक बोलते हैं। आइए जानते हैं क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और फिर वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये संकरा रास्ता है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। इसके इर्द गिर्द नेपाल और बांग्लादेश हैं और पास में ही भूटान स्थित है। सिलीगुड़ी शहर पश्चिम बंगाल राज्य में आता है और ये रास्ता भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग की पहाड़ियों, पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत को आपस में कनेक्ट करता है। ये इलाका 3 देशों के बीच में आता है और एक संवेदनशील एरिया है, इसलिए यहाँ इंडियन आर्मी, असम राइफल्स, BSF और वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा कंटिन्यू गश्त लगाई जाती है। ये है नेपाल बॉर्डर, ये है बांग्लादेश के बॉर्डर्स। इन बॉर्डर के बीच में एक संकरा रास्ता है और ये 22 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और अगर डोकलाम के जरिए अगर चीन इस चिकन नेक पर कब्जा कर लेता है तो ये एक ही रास्ता है पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने का और इंडिया यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट से इंडिया के। इसलिए डोकलाम में इंडिया के और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए और
इंडिया ने सड़क का निर्माण नहीं करने दिया। यह है डोकलाम विवाद। इससे पहले भारत द्वारा काफी कोशिशें की गई इंडिया चाइना के संबंधों को सुधारने के लिए, और 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी चाइना गए थे, और 1988 में राजीव गांधी जी ने चीन का दौरा किया, और वे अपने समय के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पिछले 34 ईयर में बीजिंग की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। और राजीव गांधी जी ने इस दौरे से इंडिया चाइना के संबंधों में सुधार किया और प्रोग्रेस की ओर उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया, और ये यात्रा उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और इस यात्रा के बाद में इंडिया और चाइना के संबंध काफ़ी सुधरे थे। इसके बाद 1993 में भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी चीन के दौरे पर गए, और इस दौरान उन्होंने चीनी प्रीमियर ली पेंग के साथ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी समझौते पर साइन किया, और ये समझौता एलएसी पर शांति बहाली के लिए था। फिर चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन 1996 में भारत के दौरे पर आए, और एलएसी को लेकर एक समझौता हुआ, और उस समय प्रधानमंत्री थे श्री देवेगौड़ा जी, और उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद 2003 में श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार आई, और सरकार ने सीमा विवाद को लेकर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर पर मैकेनिज्म तैयार किया और भारत चाइना के संबंध मजबूत बनाए। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए, और 2005, 2012 और 2013 में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बातचीत बढ़ाने पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और भारत चाइना के संबंधों में सुधार किया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी पीएम बने, और पीएम बनने के बाद उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया, और उसके बाद जिनपिंग ने मोदी जी को 18 बार वो मुलाकात कर चुके हैं, और इनमें 1-to-1 मीटिंग और इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं के बीच में अलग से मुलाकातें भी शामिल हैं। मोदी जी ने 5 बार चीन के दौरे किए, और पिछले 70 सालों में किसी भी एक प्रधानमंत्री का चीन का यह सबसे ज्यादा बार दौरा है। 2017 डोकलाम के बाद मई 2020 में इंडिया चाइना के फौजी आपस में फिर से भिड़ गए। मई 2020 इंडिया और चाइना सीमा विवाद फिर से हुआ, और ये सीमा विवाद पिछले 61 ईयर से चला आ रहा है, और पिछले महीने मई में ये विवाद हुआ, और विवाद के कारण थे पेंगोंग झील और गलवान के इलाके में बॉर्डर तय नहीं है अभी तक। ये गलवान इलाका है, और यहाँ पर पास में ही पेंगोंग झील बहती है, और चीन ने अपने यहाँ इलाके में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शंस करवाया है, और भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। इस कारण से चीन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भारत भी बराबर से कोई काम करवाए। इस पर चीन ने विरोध जताया है, और ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और ये बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबा है, और ये 3 सेक्टर में बटा हुआ है: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में है जम्मू एंड कश्मीर, मिडिल सेक्टर में है हिमाचल और उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर में है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिक आपस में 8 घंटे तक लड़ते रहे, और ये हिंसक झड़पें होती रही, और रात 12 बजे तक दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे का पीछा करते रहे, और पत्थर और कांटे लगे डंडों से एक दूसरे के ऊपर ये वार करते रहे। और भारत के कुछ सैनिक हैं और चाइना के भी सैनिक ये गलवान नदी में गिर गए, और भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, और चाइना के 30 सैनिक मारे गए। और ये जो रेड लाइन दिख रही है ये एलएसी है, और ये है गलवान वैली, और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये है सड़क जो चाइना बना रहा है गलवान वैली में। इस हिंसक युद्ध के बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी लद्दाख के दौरे पर गए, और उन्होंने वहां पर आर्मी के जवानों से मिलकर उनको मोटिवेट किया। इंडिया के 20 जवानों के शहीद होने के बाद कुछ ही दिनों में मोदी जी ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, इसके अलावा 59 ऐप्स और भी थे, वो मोदी जी ने बैन कर दिए इंडिया में। इसके अलावा अगर हम चाइना प्रोडक्ट बैन करने की बात करें तो भारत और चीन विवाद के बीच में स्टार्टअप्स में 7,600 करोड़
मिलियंस या उससे ऊपर ज़्यादा वैल्यू वाले भारत में 300 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन की हिस्सेदारी है, जिसमें बायजूस, ओला, पेटीएम, जोमेटो, उबर। और इससे बड़ा निवेश 2014 से 2019 तक चाइना ने इंडिया में स्टार्टअप्स में $5.5 बिलियन का निवेश किया है। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी पेचीदा और सेंसिटिव है। इसे भारत को अदर कंट्रीज और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी किसी का मित्र नहीं हो सकता। इसके अलावा देख लेते हैं चीन और पाकिस्तान के कब्जे में हमारी कितनी ज़मीन है। पाकिस्तान के कब्जे में है 78,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन, और मार्च 1963 में पाकिस्तान ने चीन को 5,180 वर्ग किलोमीटर ज़मीन दे दी थी, पीओके। और 1962 की लड़ाई में चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जो अक्साई चीन है, ऑक्युपाइड चाइना, ये इंडिया से छीन लिया था। तो इतनी ज़मीन इंडिया की जा चुकी है आज तक। तो ये था इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो हमने डिस्कस किया 1914 से 2020 तक, और इसमें पूरा भारत और चीन सीमा विवाद आ चुका है। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए ग्रेट डे।